हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास पूरी उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निश्चित ही निरंतर कर रहे होंगे। इसी के साथ अगर आपने फिजिक्स में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं और कक्षा 12th के जो बच्चे हैं उन्हें बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं कि एंड टाइम पर क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत सारी चीज़ें हैं सर, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हो, तो आपको अब परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ एक लेके आया हूँ ऐसी सीरीज तो नहीं कहेंगे इसको कहेंगे कि महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं पूरी किताब से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आप तैयार कर लेंगे तो निश्चित ही आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि 100%, लेकिन कहीं ना कहीं 70 से 80% क्वेश्चन टिट्टो एज इट आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर इस सीरीज में आप जितने मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, सामने आपके पास देख रहे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, और मैग्नेट के बाद जब सेकंड बुक की बात करेंगे, सारे क्वेश्चंस आपके साथ इस तरीके से फॉर्मेट में तैयार किए गए हैं कि आप हर क्वेश्चंस को अगर एक एक करके लगभग 60 से 70 क्वेश्चन जो हमने जैसे भी एनालिसिस हुआ है आपके सामने देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कौन से सन में ये पूछे गए हैं, कितने कितने नंबर्स में ये पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं, आज ही नोटबुक और पेन उठा लीजिए और इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए पहले आप अपने एक पेज पर, उसके साथ साथ उन क्वेश्चंस को डेली बेसिस पर करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपकी डिमांड होगी कि ये क्वेश्चंस जो मैंने यहां पर लिखवाए इनको सर आप एक्सप्लेनेशन के रूप में हमें बता दीजिए ताकि हमारे सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं, तो उसके लिए हम एक नई सीरीज बना देंगे। 5 दिन के अंदर सारे क्वेश्चंस हम आपके कवर करवा देंगे। अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें कि सर ये सारे क्वेश्चंस हमें एक्सप्लेन कर दीजिए। चलिए बिना समय गवाए और बोर्ड को बहुत बेहतर करने के लिए, अपनी तैयारी को एकदम जबरदस्त और मस्त करने के लिए आपको इन क्वेश्चंस को तैयार करना है। अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर ले तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप बहुत अच्छा कर लेंगे अपने बोर्ड में, अगर इन क्वेश्चंस को ही आप तैयार कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। आपने देख पा रहे होंगे सामने स्लाइड में, आपको दिख पा रहा है कि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हमारे सामने हैं 2017 से लेके 25 तक के, वो हमने आपके साथ कवर किए। हिंदी इंग्लिश दोनों ब्रिटिश हमने आपके साथ बनाया, किसी को कोई समस्या ना हो कि हिंदी मीडियम का कोई बच्चा है, इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा है, तो वो भी समस्या आपके साथ नहीं होगी। मार्क्स का भी हमने आपको ब्रिटिश दे रखा है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारी पहली बुक का पहला पार्ट होता है जिसमें हम लोग 4 चैप्टर कवर करते हैं। पहला चैप्टर आपके पास होता है वैद्युत क्षेत्र और कूलाम का नियम। दूसरा चैप्टर आपके पास होता है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला, बोले तो गॉस की प्रमेय। और तीसरा चैप्टर हमारे पास होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव। और फोर्थ चैप्टर जो हमारे पास होता है बेटा जिसका नाम होता है कैपेसिटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इस 4 चैप्टर्स में जो जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो हर बार पूछे जाते हैं बोर्ड में, मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं बेटा, तो आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। यहां से क्वेश्चन बार बार आता है, या तो यहां से बेटा न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल जाता है या फिर आपको डायरेक्ट वो क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत आप देख पा रहे हैं 17, 19, 2021, 24 में ये आया है, तो निश्चित है 26 में आपको देखने को मिल सकता है। इसका फॉर्मूला भी हम आपके सामने लिख दे रहे हैं, Q इज इक्वल टू होता है बेटा प्लस माइनस एनी होता है। ये क्वेश्चंस आपको तैयार करना है, इस पर बेस्ड आपसे या तो न्यूमेरिकल पूछेगा बेटा या तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं बेटा, कूलाम का नियम एवं उसकी गणितीय रूप को लिखना है। कई बार ये क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आता है, तो गणितीय नियम के आधार पर बेटा हमारे पास सदिश रूप भी इसका पूछ सकता है, वेक्टर फॉर्म, उसको भी आपको तैयार करना है बेटा। ये क्वेश्चंस आपको तैयार कर लेने हैं, नोटबुक में आप लिखते जाइए। सब क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप बोर्ड में बहुत अच्छा कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं बेटा, अध्यारोपण का सिद्धांत। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जब बहुत सारे बल एक पॉइंट पर काम करते हैं तो वहां पर सुपरपोजिशन होता है, उसके बारे में भी आपको ध्यान से कवर कर लेना है बेटा। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसके बारे में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इसके साथ साथ मैं आपको जो क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं वो तो क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, और उससे रिलेटेड जो चीजें आपके दिमाग से निकल पाए उनको भी आप तैयार जरूर कर लें। जैसे वैद्युत क्षेत्र की अगर बात हुई है, परिभाषा अगर आपने लिखी है तो उससे संबंधित डायमेंशन क्या होती है, उससे संबंधित आपकी जो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा तो आपने लिखनी है, डायमेंशन लिखना है, उसका फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले में क्या क्या चीजें होती है, वो कौन सी चीज क्या होती है इसको भी आपको लिखना है, और उसके साथ साथ मात्रक के बारे में भी आपको चर्चा कर लेनी है। ठीक है, अपने आप से। इसके बाद चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ये लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर
चलिए, ये जो हमारे पास कहानी होगी नेक्स्ट, उसमें हमारे पास 5th नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन इस तरीके से होगा। आप देखिए सामने, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, देख पा रहे हैं आप, 3 नंबर में सीधा सीधा आपके पास आता है। कई क्वेश्चन जो होते हैं वो शॉर्ट में आते हैं बेटा, 1-1 नंबर में, 3 नंबर के और 5 नंबर के क्वेश्चन हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका आंसर बेटा आपके सामने निकल के आता है E = बेटा 1/4πε0 Q/r²। ये क्वेश्चन आपको निश्चित ही तैयार कर लेना है। ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। अगर आपकी डिमांड होगी कि सर इन क्वेश्चंस का आप एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, तो हम सब क्वेश्चन का 1 बाय 1 करके आपको 5 दिन के अंदर सारे क्वेश्चंस तैयार करवा देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आपको जाना है। वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं के जो गुण होते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है बेटा, बार बार हमारे पास ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी क्या क्या क्वालिटीज होती है, उनके बारे में हमें लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं बेटा। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसका आंसर P = आपको पता है क्या आता है, Q × 2L आता है। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन को जब आप तैयार कर रहे होते हैं तो आपको ध्यान रखना है क्या क्या बातें आपको रिवाइज कर लेनी है अपने आप से। जैसे P वैद्युत द्विध्रुव है तो आवेश का आपको मात्रक याद करना है, ठीक है। जो 2L है इसकी दूरी, जिसका मात्रक क्या होता है, विमा क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, इस बारे में भी आपको चर्चा कर लेनी है। और कैसी राशि है, ये सब चीजों को आपको दिमाग में क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात पे चर्चा करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण, जो कि आप देख पा रहे होंगे 19, 23 और 25 में पूछा गया था। प्रीवियस क्वेश्चन को उठा के देखेंगे तो 2025 में ये क्वेश्चन आपके सामने आया था, जिसका आंसर आता है बेटा टाउ = PE sin थीटा। तो आपको ध्यान रखना है, ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार करना है ताकि बोर्ड में आए तो आप एकदम से इसको क्या कर पाए बेटा, सही कर पाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बेटा चर्चा कर लेते हैं। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, ये पहले चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस थे, इसमें एक क्वेश्चन और इंक्लूड कर लेंगे। एक बिंदु आवेश कारण तीव्रता के साथ साथ जो हमारे पास अक्षीय स्थिति की तीव्रता होती है उसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की परिभाषा हम लोग जब याद करेंगे तो हम फिर कह रहे हैं बेटा आपको डायमेंशन याद कर लेनी है, उसके साथ साथ उसका मात्रक भी याद कर लेना है, ठीक है। फॉर्मूला जो आपके पास होता है phi = बेटा वो क्या निकल के आता है, phi = E.dA निकल के आता है यहां से, ठीक है ना। इंटीग्रेशन E.dA, तो यहां से आपका जो phi के क्वेश्चंस होते हैं वो आप कर लेते हैं। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक और विभव आपको देख लेनी है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं गॉस के नियम का अनुप्रयोग। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। हम जब स्लाइड आपके सामने तैयार किए तो इसको बहुत गहराई से बनाया गया है ताकि आपकी सारी चीजें एकदम से प्रॉपर सही हो सके। स्टेट एंड प्रूव द गॉस लॉ। गॉस लॉ को आपको प्रूव करना है, ठीक है। 17, 18, 21, 24, 25 5 नंबर में बेटा सीधा रखा हुआ आता है, तो आपको इसको तैयार कर लेना है। क्लियर है बात, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने आप से ये क्वेश्चन सबको आपको तैयार करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट होता है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे यहां पर, तो आपके सामने स्लाइड देख रहे पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। चलिए देखते हैं 11 नंबर पर क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि अनंत सीधी रेखा के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बेटा ये वाला क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन हुआ और आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई। ये तीनों क्वेश्चन जो बेटा है, ये तीनों क्वेश्चन जो आपके पास होते हैं, ये गॉस के नियम के अनुप्रयोग होते हैं। एप्लीकेशन है ये किसके, गॉस लॉ के। गॉस लॉ के ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। आपको ध्यान रखना है, गॉस के नियम के अनुप्रयोग है ये जो तीनों क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 2026 में आपको देखने को मिल सकता है, ये बात ध्यान रखना है आपको। एक तो अनंत लंबाई के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आती है, गॉस का नियम का अनुप्रयोग करते हुए। एक क्वेश्चन आपके सामने आता है अनंत समतल कोई प्लेट आपके सामने होती है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आती है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है 13 क्वेश्चन आवेशित गोलीय पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ये तीनों क्वेश्चन आपका गॉस के नियम पर आधारित होते हैं, ठीक है। अगर आप एक्सप्लेनेशन करवाना चाहेंगे तो हम आपके सामने एक्सप्लेनेशन कर देंगे, आप कमेंट करके हमें बता दीजिए तो हम फिर उसके हिसाब से अपना वीडियो का डेकोरेशन कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बेटा। वैद्युत विभव की परिभाषा लिखनी है। V = फॉर्मूला होता है बेटा W/Q होता है ना। तो एकांक आवेश को किसी बिंदु से उठा के किसी दूसरे बिंदु तक लाया जाता है। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ता है, वही क्या कहलाता है आपका, वैद्युत विभव कहलाता है बेटा।
ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। अब फॉर्मूले के साथ साथ मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, इसका मात्रक भी देख लेना है, वोल्ट इसका मात्रक होता है, या इसके हिसाब से लिखते हैं तो बेटा क्या बनता है, जूल पर कूलम, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मात्रक निकाला तो विमा भी अपने मात्रक लिखा है तो विमा भी लिख सकते हैं। जूल की विमा ml स्क्वायर t-2 होती है, आवेश की क्या बन जाती है बेटा, AT। तो फाइनली देखते हैं तो क्या बनता है, ml स्क्वायर t-3a-1। इस तरीके से आप विमा भी निकाल सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो ये सारी चीजें आपको इसमें देखते रहना है। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बात करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध क्या होता है, विभव प्रवणता में संबंध। तो ई बराबर बेटा आंसर आपके सामने आता है इक्वल टू माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है ना बेटा, कि दूरी के सापेक्ष जो विभव में परिवर्तन होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के बराबर होता है। काफी महत्वपूर्ण है, बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है बेटा, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 18, 21, 24 और 3 मार्क में आता है, सरल क्वेश्चन होता है, इसको भी आपको कर लेना है। ये सारे क्वेश्चन बेटा एज इट इज बोर्ड में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समविभव परिस्थिति आप क्या समझते हैं, इसके गुण लिखिए, प्रॉपर्टीज लिखनी है, पोटेंशियल जो आपके पास होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट द प्रॉपर्टीज। अगर हम ऐसा सरफेस देखें जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू बेटा कैसी होती है, सेम होती है, वो आपका इक्विपोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, ये आपके पास 6 होता है। 7 नंबर की बात करते हैं, ये 3-4 जो क्वेश्चन है ये आपके 3rd चैप्टर से हो जाते हैं। चलिए 4th चैप्टर पर चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि 4th चैप्टर में हमारे पास क्या क्या होता है। ये अपने पास 17 नंबर से 4th नंबर पर 4th जो आपके पास चैप्टर स्टार्ट होता है। चलिए देखते हैं क्या कहानी है 4th चैप्टर की। हमारे पास जो कहानी है 4th चैप्टर की वो क्या होती है, ये आप सामने देख पा रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि धारिता की परिभाषा लिखिए। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, कई बार 1 फैराड की भी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है बेटा। 1 फैराड क्या होता है इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है। ठीक है ना बेटा? तो आपको ध्यान रखना है, Q बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा CV, यहां से फॉर्मूला निकालते हैं, C इज इक्वल टू बेटा Q अपॉन V। क्या निकालते हैं बेटा? Q बाई V। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ये गड़बड़ क्या हो गया यार, ये डिस्टर्ब क्यों कर रही है? ये लीजिए आपके सामने स्लाइड नंबर 17 है। तो 17 क्वेश्चन क्या होता है कि C इज इक्वल टू Q बाई V होता है। Q का मात्रक बेटा कूलाम होता है और V का क्या होता है आपके पास, वोल्ट होता है, या इसी को हम लोग नाम देते हैं बेटा क्या, फैराड कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं बेटा, फैराड कह देते हैं। तो धारिता की परिभाषा यही होती है कि आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है बेटा किसी भी मटेरियल की, या फिर क्या कह सकते हैं किसी भी चालक के अंदर आवेश को ग्रहण करने की क्षमता उसकी धारिता कहलाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको देखना है। इसके बाद बात करते हैं बेटा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र प्राप्त कीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है ये भी हमारे पास, जिसका आंसर आता है बेटा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये आपको ध्यान रखना है, और अगर माध्यम में रखे होता है तो C इज इक्वल टू आंसर आता है एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन D। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है उसके लिए काफी पूछा जाता है, 17, 19, 21, 25 जो रिपीटेड क्वेश्चन होता है, तो आपको ध्यान रखना है। डाइलेक्ट्रिक डालने पर धारिता समझाइए, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, ये भी 2026 में देखने को आपको मिल सकता है। एक डाइलेक्ट्रिक डालने पर बोले तो परावैद्युत पर, जब हम बेटा परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं, परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि धारिता क्या होती है, जिसका आंसर ये वाला आपके सामने निकल के आता है। या पट्टी रख देते हैं, क्या रख देते हैं बेटा, कोई एक पट्टी रख देते हैं समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में, तो हमारे पास क्या व्यंजक निकल के आएगा उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। संधारित्र में संचित ऊर्जा, इसका व्यंजक आपको देख लेना है, 3 से 5 नंबर में पूछा जा सकता है, जिसका आंसर बेटा आपके सामने आता है 1/CV²। जो 3 फॉर्मूले होते हैं उसको आपको देख लेना है। चलिए आगे बात करते हैं। संधारित्रों का श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन काफी बार पूछा जाता है, और इससे न्यूमेरिकल्स बनने की बहुत प्रोबेबिलिटी होती है, तो आपको ध्यान रखना है।
2017, 19, 22, 24 इस तरीके से समांतर प्लेट संधारित्र का श्रेणी और समांतर क्रम आपको देख लेना है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये हमारे पास पहली यूनिट कंप्लीट होती है। पहली यूनिट में बेटा 21 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते तो आपके 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर जो होते हैं वो एकदम से सिक्योर हो जाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद जो हमारे पास आती है सेकंड जो यूनिट स्टार्ट होती है, इसका नाम है बेटा इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रिसिटी नाम याद है। इसमें इससे भी लगभग 8 नंबर का जो वेटेज होता है वो हमारे पास रहता है। काफी महत्वपूर्ण स्लाइड्स होती है और ये हमारे पास बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं बेटा। आई इज इक्वल टू आप जानते हैं QIT होता है, या इसको हम लिख देते हैं I इक्वल टू NE/T बेटा। क्या लिख देते हैं? NE/T। ये क्वेश्चंस आपको इस पे न्यूमेरिकल्स या फिर एक डायरेक्ट परिभाषा आपसे पूछ सकता है, मात्र वो आपको फटाफट से निकालते रहना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं बेटा, अनुगमन वेग बेटा। सेकंड की जो कहानी होती है वो अनुगमन काफी VD जो हमारे पास होता है, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है क्या होता है। ठीक है, इसके बाद यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि I इक्वल टू जो फॉर्मूला आपके पास निकल के आता है NEAVD, इसमें भी संबंध हमसे कई बार पूछ लेता, तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे बेटा नेक्स्ट की। थर्ड क्वेश्चन जो है करंट से आएगा, वो आएगा बेटा ओम का नियम लिखिए, सत्यापित भी कीजिए बेटा। वो आपसे कहते हैं अनुगमन वेग VD के आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको? ओम के नियम का बेटा क्या करना है? सत्यापन करना है। ये क्वेश्चन आपको निश्चित तैयार करके जाना है, कहीं ना कहीं देखने को आपको मिल सकता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए, प्रतिरोधों का ताप पे निर्भरता, की प्रतिरोध की ताप पर किस प्रकार डिपेंडेंसी होती है ये, और प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है कुछ तो आप जानते होंगे। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल A, है ना। और यहां से जो आपके पास फॉर्मूला निकल के आता है V, उसके R का, उसको भी आपको देख लेना है। इसके बाद करते हैं बात विशिष्ट प्रतिरोध की, जिसको बेटा आप किससे प्रतिरोध करें? रेजिस्टिविटी, जिसको आप रो से डिनोट करेंगे। इसके बारे में मात्रक क्या होता है? ओम मीटर, ये ध्यान रखना है, और इसकी जो भी डेफिनेशन होती है उसको भी आपको देख लेना है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे बेटा विद्युत सेल और विद्युत वाहक बल को परिभाषित करना है। इसका फॉर्मूला E इक्वल टू आपको पता होना चाहिए, W/Q आता है। ये क्वेश्चन भी आपको देख लेना है। ठीक है, ये 6 क्वेश्चंस आपके इलेक्ट्रिसिटी से होते हैं। फिर आगे चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात अगर आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग देखेंगे, तो ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन ये 7 नंबर बेटा, EMF तथा आंतरिक प्रतिरोध में जो संबंध होता है बेटा, E इज इक्वल टू V माइनस IR जो निकल के आता है, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, कई बार इससे न्यूमेरिकल्स भी बन जाते हैं, तो इसको आपको स्लाइड को जरूर ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को तैयार करना है आपको। इसके बाद किरचॉफ का नियम, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, वेरी इंपोर्टेंट। 2 नियम इसमें आपको देखने होते हैं, एक सिग्मा I इज इक्वल टू 0 जिसे धारा का नियम कहते हैं बेटा, और एक आपके पास आता है सिग्मा, आपके पास एक क्वेश्चन और आता है, सेकंड जो नियम होता है इसको हम लोग एक लिखते हैं आपका सिग्मा I इज इक्वल टू सिग्मा IR। ठीक है, सॉरी सिग्मा E इज इक्वल टू I इंटू R, तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, इससे दोनों नियम आपको लिख लेने हैं। मीटर ब्रिज से क्वेश्चन आ सकता है बेटा, और व्हीटस्टोन सेतु, यहां से मीटर ब्रिज का जो सिद्धांत होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, वहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। व्हीटस्टोन ब्रिज आपको देख लेना है, व्हीटस्टोन सेतु जो होता है उसको भी आपको तैयार करना है, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, ये भी इंपोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर का सिद्धांत भी आपको देख लेना है, जो पोटेंशियोमीटर होता है, मीटर ब्रिज जिसको हम लोग कहते हैं, सॉरी पोटेंशियोमीटर जो हमारे पास होता है, इसको मीटर ब्रिज देख लेना और पोटेंशियोमीटर, दोनों क्वेश्चन आपको देखना है, काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, सिलेबस से रिड्यूस होते हैं, फिर भी एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत दिया है इसके बारे में, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए व्हीटस्टोन सेतु जरूर आपको देख लेना है, इस पर न्यूमेरिकल भी आपको देख लेने हैं। ठीक है, ये अपने पास सेकंड यूनिट तैयार होती है इस तरीके से। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं हम लोग, ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गई। अब हम लोग चलते हैं बेटा मैग्नेट पर। कहां चलते हैं बेटा? आपके पास मैग्नेट पर हम चलते हैं, और मैग्नेट में देखते हैं क्या देखने को मिलता है। मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर हम बात करेंगे बेटा, मैग्नेट और इलेक्ट्रो इंडक्शन की अगर हम बात कर लेंगे, तो हमारे पास क्या कहानी होगी उसको हम लोग देख लेते हैं। जो हमारे पास कहानी होगी उसको हम लोग समझ लेते हैं। पहला हमारे पास मैग्नेट में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी काफी यूनिट हमारे पास निकल के आती है। पहला वायो-सैवर्ट का नियम आपको ध्यान रखना है। दूसरा एम्पियर का जो परपथीय नियम होता है बेटा, वो भी आपको ध्यान रखना है कि एम्पियर का जो परपथीय नियम होता है वो क्या होता है। ठीक है,
बायो सावर्ट के नियम में आपको B इज इक्वल टू जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये आपको बनाना है। इसके साथ साथ ये फॉर्मूला आपको प्रूव करना है। एम्पियर का परपथीय नियम इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट जो DL होता है जिसका आंसर बेटा म्यू नॉट अपॉन I आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो जाते हैं दोनों, ठीक है। और इसके अनुप्रयोग जो होते हैं धारावाही चालक के कारण जो तीव्रता बल होता है एक वो IBL sin थीटा इसमें निकल के आता है, IBL sin थीटा। और इसी के साथ बेटा जो आपके पास एम्पियर के नियम के एप्लीकेशन होते हैं उनको भी आपको थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। चलिए बात करेंगे, ये अपने पास यहां से मैग्नेटिक से जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरीके से तैयार होते हैं। आपको एम्पियर के अनुप्रयोग देख लेने हैं थोड़े से, उसके बारे में फिर आपको थोड़ा सा इसको देख लेना है, ठीक है। ये अपने पास क्वेश्चन होते हैं। चलिए और हम लोग इसमें बात करेंगे बेटा, ये देखिए धारावाही चालक पर बल देखना है आपको, फैराडे के नियम जरूर देखने हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से संबंधित। जो हमारे पास फैराडे के जो नियम है क्या कहता है, डेल्टा फाई आपके पास जो होता है विद्युत भाग बल जो होता है इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी के बराबर होता है। इसके साथ बेटा सबसे महत्वपूर्ण वेरी इंपोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण जो आता है 2026 में क्वेश्चंस वो आता है बेटा आपका एसी से। इसमें एसी कवर नहीं हो पाया है तो हमने इसको इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको अलग से लिख दिया है आपके सामने। जो एसी वाला चैप्टर है बेटा वो आपको जरूर तैयार करना है। यहां से आपको न्यूमेरिकल्स 101% देखने को मिलेगा एसी चैप्टर से, तो इसको चैप्टर को आपको ध्यान रखना है। जो 7 केस होते हैं एलसीआर सर्किट, एलसी सर्किट, इस तरीके से जो सर्किट होते हैं उनको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ट्रांसफार्मर की संरचना और कार्यविधि आपको ये वाला तैयार जरूर कर लेना। उसके साथ अगर हम बात करें किसकी, लास्ट वाले चैप्टर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको जो मैक्सवेल की इक्वेशंस है बेटा वो देखनी है, मैक्सवेल इक्वेशन देखनी है, ठीक है, मैक्सवेल की इक्वेशन देखनी है। और इसके साथ दूसरा बेटा विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट आपको देखना है। ये चीजें आपको जरूर देख लेनी है, ठीक है बेटा। इतनी कहानी आपको तैयार जरूर कर लेनी है। इसके बाद बात करेंगे बेटा नेक्स्ट सेकंड बुक की बात करेंगे बेटा ऑप्टिक्स की, फटाफट से ऑप्टिक्स की चर्चा करेंगे। ऑप्टिक्स में आपको प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, दर्पण सूत्र प्राप्त करना है 1/f इज इक्वल टू जो अपन के पास होता है 1/v प्लस 1/u, ठीक है। इसके बाद लेंस सूत्र जो होता है उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको आपको देखना है। इसके साथ लीनियर मैग्निफिकेशन को भी थोड़ा सा देख लेना है आपको, ठीक है। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। इसके बाद यंग का द्विस्लिट जो प्रयोग होता है बेटा इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है, यंग का द्विस्लिट प्रयोग, ठीक है, ये आपको जरूर देखना है। इसके बाद अपवर्तन से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको भी आपको तैयार करना है। अपवर्तन का सूत्र बेटा आपको ध्यान रखना है, गोलीय पृष्ठ से जो आपके पास अपवर्तन का सूत्र होता है, अपवर्तन का सूत्र जो आपके पास है अपवर्तन सूत्र, अपवर्तन का सूत्र जो है कैसा बेटा, 2 पृष्ठ से, एक गोलीय पृष्ठ से, गोलीय पृष्ठ से, ठीक है। गोलीय पृष्ठ जो आपके पास होते हैं कौन कौन से, उत्तर यानी कॉन्वेक्स से और कॉन्वेक्स से, कॉन्वेक्स और कॉन्केव से जो भी हमारे पास रिफ्रैक्शन फार्मूला आता है वो आपको तैयार करना है, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से तैयार करना है। इसके बाद लेंस मेकर फार्मूला बेटा ये इंपॉर्टेंट, इसको हमने स्लाइड के बाहर रखा है ताकि हम आपको बता सके कि यहाँ से क्वेश्चन 2026 में देखने को मिल सकता है। एक लेंस मेकर फार्मूला बेटा ये जरूर ध्यान करना है, लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है। इसके साथ बेटा आपको संपर्क में रखे हुए 2 लेंस जब आपस में संपर्क में रखे होते हैं तो जो टोटल फोकल लेंथ का फार्मूला होता है एक तो वो ध्यान रखना है, और इसके साथ साथ न्यूटन्स फार्मूला जो होता है उससे संबंधित आपको वो भी ध्यान रखना है। ये 3 क्वेश्चंस आपको जरूर तैयार करने हैं बेटा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और प्रिज्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, प्रिज्म से संबंधित जो क्वेश्चन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो आपको ध्यान रखना है। प्रिज्म में कोणीय विक्षेपण होता है वो आपको ध्यान रखना है, और प्रिज्म में जो आपका कोणीय विक्षेपण क्षमता होती है वो आपको याद रखना है, ठीक है। और प्रिज्म के लिए फार्मूला आता है एन का, वो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो तैयार कर लेना है। ये क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं, 26 में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे स्लाइड पर चलते हैं। इसी के साथ यंग का द्विस्लिट आपको जरूर देख लेना है, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग चलते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में अगर हम चलेंगे तो हमें क्या क्या पढ़ लेना है, मॉडर्न फिजिक्स में अगर हम चलेंगे तो हमें पढ़ना है सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, और लेनार्ड के जो प्रयोग होते हैं उनको आपको समझ लेना बहुत अच्छे तरीके से। डी ब्रॉगली जो तरंग समीकरण होता है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको जरूर तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद रदरफोर्ड का प्रकीर्णन जो मॉडल होता है उसको आपको तैयार करना है। इसके साथ साथ बेटा कुछ क्वेश्चंस हम साइड से लिख रहे हैं जो 2026 में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एक तो फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण ये आपका ये हो गया, और डी ब्रॉगली की तरंगदैर्घ्य ये समीकरण हो गया। इसके साथ आपको बोहर मॉडल देखना है बेटा, क्या देखना है, बोहर मॉडल देखना है,
बोहर मॉडल देखना है आपको, ठीक है। बोहर मॉडल के साथ साथ जो हमारे पास न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई है उसके बारे में, न्यूक्लिय के बारे में जो हमारे पास नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन क्या है, नाभिकीय जो विखंडन है बेटा आपके पास विखंडन है और संलयन है, ठीक है। और आपके पास न्यूक्लिय जो हमारे पास आपका बोहर मॉडल हो गया, इसके साथ बोहर मॉडल हो गया, ठीक है। न्यूक्लियाई से संबंधित जो क्वेश्चन है आपको वो देखने हैं, नाभिकीय विखंडन हो गया, नाभिकीय संलयन हो गया, ठीक है। और समस्थानिक हो गए आपके, समस्थानिक हो गया, संभारिक हो गया, संभारिक हो गए, ठीक है। समस्थानिक, संभारिक, सम न्यूट्रॉनिक हो गए, आपको ये देखना है। उसके साथ साथ आपको न्यूक्लियन से संबंधित जो त्रिज्या निकालना है, बोहर त्रिज्या, हाइड्रोजन की त्रिज्या है वो है, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये जरूर देखना है आपको। हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम है इसको देखना है, स्पेक्ट्रम ये तैयार करना है आपको, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको जरूर तैयार कर लेना है, ठीक है। ये आपको, और रेडियस जो होती है बोहर की, जो त्रिज्या निकल के आती है हाइड्रोजन की, उसको भी आपको बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है। ये आपको जरूर देख लेना है। इसके बाद जो बंधन ऊर्जा होती है उसको आपको देखना है, बंधन ऊर्जा जो आपके पास होती है उसको आपको देखना है। और सबसे महत्वपूर्ण EMU जो आपके पास होता है, EMU इसको आपको देखना है। इसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी क्या देते हैं बेटा, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी आपको देखना है। और इसके साथ EMU की परिभाषा आपको देख लेनी है, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन और बोहर मॉडल आपको इस तरीके से ये क्वेश्चंस और आपको 2026 के लिए काफी इंपोर्टेंट होते हैं, उनको भी आपको देख लेना है। चलिए लास्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं और उसकी बात कर लेते हैं। क्या आपके पास लास्ट टॉपिक होता है? हाँ, ये जो लास्ट टॉपिक है इसके बाद आपके पास ये लास्ट टॉपिक जो बनता है, इसमें देखते हैं ऊर्जा बैंड जो थ्योरी होती है इसको हमें देखना है बहुत अच्छे तरीके से। ऊर्जा बैंड थ्योरी, पीएन जंक्शन डायोड 100% क्वेश्चन 2026 में आपको देखने को मिलेगा। अर्ध तरंग दृष्टकारी जो है और उसको पूर्ण तरंग दृष्टकारी, दोनों क्वेश्चन तैयार करने हैं। अर्ध तरंग दृष्टकारी और पूर्ण तरंग जो होता है उनको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर के कार्य क्या होते हैं, पूर्ण तरंग दृष्टकारी, फुल वेव, फुल वेव आपको तैयार करना है। फुल वेव जो रेक्टिफायर है उसको भी आपको तैयार करना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके पास कुछ थे, इनको आपको तैयार करना है, ठीक है। ये आपको सारे क्वेश्चंस क्या करने हैं, तैयार करने हैं। और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस और होंगे जो महत्वपूर्ण, उसकी सीरीज हम थोड़ी सी और बनाएंगे और वो क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे भी साथ में, तो उनकी आपको तैयारी कर लेनी है। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, तैयार कर लेना, ताकि आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाए। और ये क्वेश्चन आपको तैयार कर ही लेने हैं बेटा 100%। और नहीं आ रहे हैं अगर आपको तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके साथ एक सीरीज लेके आएंगे जिसमें डेली बेसिस पर हम आपको 10 क्वेश्चन करवाएंगे। लगभग 10 दिन में हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और वो क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को सीधे बोर्ड में मिल जाएंगे। आप कमेंट करके अगर बताएंगे तो हम निश्चित ही आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर देंगे। इसी के साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ते रहना है, बराबर रिवीजन करना है, रिवीजन बहुत अच्छा करना है। डेली 10 से 12 घंटे आपको रोज पढ़ना है, ताकि आपके जो पेपर है बहुत अच्छे आपके हो सके। ध्यान रखना है बेटा। उसी के साथ मैं भी आपके साथ लगा हुआ हूं पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत के साथ। तो आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि हेल्पफुल होगी चीजें, आपको सामने सारी चीजें हमने व्यवस्थित रूप से रखी हैं, तो आप क्वेश्चन को तैयार कीजिए, लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए और दोस्तों की भी मदद हो सके इस तरीके से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, क्योंकि अपडेट रूप में आपको सारी चीजें आप डे बाय डे करके देखने को मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी चीजें छूटे ना, ठीक है। और लोगों के साथ भी इसको आप शेयर कर लीजिए ताकि उनकी भी क्या हो सके, मदद हो सके। छोटे बच्चों से प्यार करना है, बड़े लोगों का सम्मान करना है, अपने आप का कैरेक्टर इस तरीके से विकसित करना है कि लोग आपके साथ रहकर खुद को बहुत अच्छा महसूस करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बेटा।